हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को देख रहे हैं। और इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि जो निर्वचन के शाब्दिक तरीका है या शाब्दिक निर्वचन जो होता है वह किस प्रकार से होता है, उसके कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं और कौन कौन सी बातें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको हमने देखा था, डिस्कस किया था। और तो इस वीडियो में हम निर्वचन के जो प्रमुख नियम हैं अर्थात मेन जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनको देखेंगे और उसके अंतर्गत जो सिद्धांत हैं, कुछ सूक्तियां हैं, उनको देखेंगे। तो आप इन सभी को ध्यानपूर्वक देखिए, हो सके तो कहीं एक जगह नोट कीजिए, क्योंकि यही जो शब्द हैं वो एमसीक्यूज के रूप में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो कई बार वो समझ में नहीं आता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसको विस्तार से समझे रहेंगे तो वो एमसीक्यू जो है वो उसको समझने में आसानी होगी और हम जल्दी ही आपको एमसीक्यूज के भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए इसमें देखते हैं कि निर्वचन के प्रमुख नियम क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी सूक्तियां शामिल हैं, क्या इसमें आवश्यक हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है, कानून को या विधि को ससंदर्भ पूरा पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात उसे किसी एक भाग को ही पढ़ करके अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तो इसकी इसी के एक सूक्ति पूछ ली जाती है, एक्स विसरी बस एक्टस। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है कि इस सूक्ति का क्या अर्थ होता है। तो इस सूक्ति का अर्थ यही है कि जो विधि है या अधिनियम है या कानून है उसको पूरा पढ़ा जाना चाहिए। अब इसके अंतर्गत और कौन सी बातें हैं कि निर्वचन का एक प्रमुख नियम है कि अधिनियम को ससंदर्भ संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, मात्र शब्द या प्रावधान को नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि उसका जो पूरा ओवरऑल सेंस क्या निकल के आ रहा है हमको इसको पढ़ना है, उसको समझना है। तो कानून में प्रयुक्त शब्द पारदर्शी पत्थर नहीं होता है, वह एक जीवंत विचार का बाह्य आवरण धर्म मात्र होता है और समय और संदर्भ के साथ साथ अपना अर्थ और रंग परिवर्तित करता रहता है। क्योंकि जो कानून है वह एक यहाँ पर बताया गया है कि जीवंत विचार है और समय के साथ वह जो है अपना अलग अर्थ बदलता रहता है और उसका जो अर्थ है उसी के अनुसार निकाला जाना चाहिए। अब इसमें दो केस हैं, ट्राउने आइजनर लिंकन कॉलेज वाद और ब्रेड बनाम ब्रेड का वाद। तो इन दोनों ही केस के माध्यम से कुछ यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया कि ससंदर्भ पूर्ण पठन से अर्थात पूरी तरह से पढ़ने से ही कानून के शब्दों के भावार्थ का पता लग सकता है। अब प्रोफेसर स्मिथ का एक कथन है, उनको भी देखना होगा कि कोई भी शब्द पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि कोई भी अर्थ शून्य में या बिना संदर्भ के परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और इस नियम का जो प्रयोग है वह तभी किया जाना चाहिए जबकि किसी शब्द का सरल अर्थ संबंधित अधिनियम के अन्य प्रावधान से असंगत प्रतीत हो या परिणाम निरर्थक अन्यायकारी निकलता हो, अन्यथा इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं गोल्डन रूल। यह भी कई बार पूछा जाता है कि स्वर्णिम नियम क्या होता है। तो निर्वचन के स्वर्णिम नियम क्या होता है और इस प्रकार का जो निर्वचन है वह कब इसको किया जा सकेगा। तो जब शाब्दिक निर्वचन को हमने पिछले वीडियो में देखा था कि शाब्दिक निर्वचन से न्याय तर्क और सुविधा पर अस्पष्टता का पर्दा या आवरण पड़ता हो तो उसे मिटाने के लिए दो प्रमुख नियमों की सहायता ली जा सकती है। पहला नियम है रिष्टि निवारण का नियम, जिसको हम आगे देखेंगे, और दूसरा नियम है स्वर्णिम नियम या गोल्डन रूल। तो जो कानून के इतिहास पर आधारित है, कौन सा, यह रिष्टि का नियम, रिष्टि निवारण का नियम कानून के इतिहास पर आधारित है। और दूसरा नियम क्या है, स्वर्णिम नियम, जो न्याय और युक्तियुक्तता और परिणाम के आधार पर कानून की भाषा में मामूली परिवर्तन की बात करता है। तो स्वर्णिम नियम क्या करता है, तो जो न्याय और युक्तियुक्तता और परिणाम के आधार पर जो विधि की भाषा में मामूली परिवर्तन की बात करता है। अब स्वर्णिम नियम के बाद जो है रिष्ट निवारक नियम आता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत क्या बातें हैं कि जब शाब्दिक निर्वचन से विधायी आशय जानने में असुविधा होती है या किसी प्रावधान के अनेक अर्थ निकलते हों या जो अर्थ निकलता है वह बेतुका है, अन्यायकारी है, संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में सार्थक और उपयुक्त प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए रिष्ट निवारक के नियमों के माध्यम से निर्वचन किया जाना चाहिए। यह नियम सप्रयोजक प्रयोजन निर्वचन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सप्रयोजन निर्वचन के नाम से कौन सा जो है नियम जाना जाता है। तो रिष्टि निवारक नियम को जाना जाता है इस नाम से। और इसमें आगे क्या है कि इस विषय के अनुसार, इस नियम के अनुसार अधिनियम के प्रयोजन और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही निश्चित और सही विधायी आशय छिपा रहता है। तो लॉर्ड कोक के अनुसार अधिनियमों का निर्वचन करते समय चार बिंदुओं पर विचार करना है। तो यह चार बिंदु कौन कौन से हैं? पहला है कि वादग्रस्त अधिनियम को पारित करने के पूर्व कामन विधि क्या थी। दूसरा है कि वह रिष्टि या दोष क्या था जिसका निवारण
पूर्व विधि में नहीं किया गया। और तीसरा है कि उस दोष निवारण के लिए विधानमंडल ने वर्तमान अधिनियम में क्या उपचार किया है और उपचार का वास्तविक कारण क्या है। तो यह चार बातें जो है वह दृष्टि निवारक जो है नियम, जो इंटरप्रिटेशन का रूल है, इसके अंतर्गत जो है विचार करते समय आवश्यक है। अब इसका तीसरा जो नियम है क्या है कि निर्वचन के सहायक नियम। अब निर्वचन के सहायक नियम के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, तो आपको ये जो सूक्तियां हैं उनको भी देखना होगा। तो साहचर्येण ज्ञायते, तो इसका अर्थ है नासिटर ए सोसाय। तो नासिटर ए सोसाय ये पूछा भी गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या होता है साहचर्येण ज्ञायते, और यह किस प्रकार का नियम है, तो यह निर्वचन के सहायक नियम के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने देखा था कि इसके निर्वचन के 3 नियम होते हैं, मुख्य नियम और जो प्राइमरी रूल होता है, मेन रूल होता है और एसोसिएटेड रूल होता है या सहायक नियम होता है। तो अब हम तीसरा देख रहे हैं सहायक नियम। तो सहायक नियम के अंतर्गत जो पहली सूक्ति है वह क्या है, नॉसिटर ए सोसाय अर्थात सहचर्येण ज्ञायते का नियम। तो इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है कि यह एक लैटिन शब्दावली है और नासिटर का अर्थ होता है ज्ञात करना या जानना, और सोसायस का क्या अर्थ होता है सहचर्य या संगति। तो इस प्रकार से नासिटर या सोसायस का अर्थ हुआ सहचर्य से ज्ञात करना, अर्थ यह पूछा गया है। मैक्सवेल के अनुसार जब समान अर्थ प्रतीत होने वाले दो या अधिक शब्द एक साथ प्रयोग किए गए हों तो उन्हें सहचर्य रूप में प्रयोगित समझा जाना चाहिए, और वे एक दूसरे से अपना जो अर्थ है वह ग्रहण करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात यही होती है कि दो वाक्य हैं या दो शब्द हैं और वो दोनों शब्द जो है एक दूसरे के माध्यम से अपना अर्थ ग्रहण करते हैं, और अधिक साधारण शब्द का अर्थ कम साधारण शब्दार्थ तक सीमित हो जाता है। और इसका जो दूसरा खंड है वह क्या कहता है, सजातीय नियम। तो सजातीय नियम एजुसडेम जेनेरिस कहा जाता है इसको, इसकी जो सूक्ति है, और ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसे भी नोट करना है क्योंकि यह सब लैटिन सूक्तियां हैं, उन्हीं पर आधारित हैं। तो इसका अर्थ होता है उसी प्रकार का या उसी प्रकृति का। तो यह उपधारणा है कि विधानमंडल का आशय जो है साधारण शब्द को व्यापक अर्थ देना होता है, तो वह उसके पूर्व एक ही प्रजाति के कई विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नहीं करता है। वस्तुतः एजुडेम जेनेरिस भाषाई कौशल के से शब्दों का वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाए इसका एक प्रमाण है। इसलिए कानून के प्रारूपकारों को भी कानूनी वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें एक विद्वान है सदरलैंड के अनुसार निर्वचन में एजुरडेम जेनेरिस सूक्त प्रयोग के लिए सामान्यतः निम्नांकित कुछ शर्तें होनी चाहिए, और शर्तें क्या क्या हैं कि प्रावधान में विशिष्ट शब्दों का उल्लेख होना चाहिए, ये विशिष्ट शब्द एक ही वर्ग जाति के हों, और इनकी जो शब्दों की श्रेणी है वह परिपूर्ण नहीं होती है, अर्थात एक अकेले से ही कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, और जब दूसरा भी उसके साथ मिलता है तभी एक परिपूर्ण अर्थ निकलता है। विशिष्ट शब्दों के उपरांत किसी साधारण शब्द का प्रयोग किया गया हो, और विधानमंडल ने आशय स्पष्ट न किया हो कि उसका जो प्रयुक्त किया गया शब्द है उसका साधारण अर्थ है या व्यापक अर्थ है। इसका तीसरा जो खंड है वह क्या कहता है कि सामान्य उपबंध विशिष्ट उपबंध को निराकृत नहीं करते हैं। तो जनरेलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। तो इस सूक्ति के माध्यम से पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ यह है कि सामान्य उपबंध जो हैं वह विशिष्ट उपबंध को निराकृत नहीं करते। यदि नए सामान्य उपबंध और पुराने विशेष उपबंध में विरोधाभास होता है तो हमेशा वहां पर क्या होगा, पुराना जो विशेष उपबंध है वह सामान्य उपबंध पर अभिभावी होगा। और इस सूक्त के पीछे तर्क यह है कि संसद ने पुराने जो विशिष्ट कानून हैं उनको विशेष ध्यानपूर्वक निर्मित किया है, और नए सामान्य जो कानून हैं उन्हें स्पष्टतः निरसित या परिवर्तित नहीं किया है। यदि संसद जो है यह स्पष्टतः पुराने विशिष्ट कानून को निरसित कर देती है तो यह सूत्र लागू नहीं होगा। अब इसका जो चौथा खंड है वह क्या कहता है कि एक वस्तु का उल्लेख उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का अपवर्जन है, अर्थात अगर एक वस्तु का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाता है तो अन्य वस्तुओं का जो है अपवर्जन हो जाता है। तो इसका जो सूत्र है यह क्या है, एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरिस। तो इसका तात्पर्य है कि जहां एक कानून में ऐसे दो शब्दों या अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है जिनमें से एक सामान्यतः दूसरे को अपने में सम्मिलित करता हो तो अधिक व्यापक शब्द दूसरे कम व्यापक शब्द के अपवर्जन के रूप में ग्रहण किया जाएगा।
अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए कि अगर दो प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जो दूसरा शब्द है उसको प्रयोग करने का कोई विशेष अर्थ नहीं है, कोई विशेष महत्व नहीं है। जैसे किसी प्रावधान में गाय, भेड़ और घोड़े शब्दों के साथ साथ उनके बच्चे, गायों के बच्चे बछिया हो गई, भेड़ का बच्चा मेमना हो गया और घोड़े के जो बच्चे हैं टट्टू हो गए। तो इन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या होगा कि अंतिम जो ये है बछिया, मेमने और टट्टू हैं, इन शब्दों को अपवर्जित कर दिया जाएगा। क्यों अपवर्जित कर दिया जाएगा? क्योंकि यह मान लिया जाएगा कि यह ऑलरेडी जो है यह प्रभाव इसमें शामिल है, इसलिए जो है इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पांचवा है तत्कालीन व्याख्या और प्रचलन सर्वोत्तम है। तो लॉर्ड कोक के अनुसार प्रतिपादित कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजेसियो लैटिन सूत्र का तात्पर्य है कि किसी पुराने कानून की वह व्याख्या जो उसके निर्माण काल या उसके आसपास के समय में की गई थी वह उत्तम होती है, अतः उसको प्रभावी मानना चाहिए। तो इसका यह भी कह रहा है कि तत्कालीन व्याख्या अर्थात जो कि विधि निर्माण के समय उसकी व्याख्या की गई थी वह जो है अधिक प्रभावी होगी, और चाहे वर्तमान काल में जो प्रचलित भाषा है या प्रचलित जो तर्क है वह भले ही क्यों अधिक लोकप्रिय क्यों न हो, लेकिन वह जो तत्कालीन व्याख्या की गई थी वह व्याख्या ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पांचवा है अमान्य से मान्य अर्थान्वयन भला है। तो अमान्य से मान्य अर्थान्वयन का अर्थ यह है कि जब अस्पष्टता, अनिश्चितता, अनेकार्थी, पहेलीनुमा या संदिग्धता के कारण किसी जो विधि का प्रावधान है या उसके शब्द हैं उसके दो या अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्थान्वयन को मान्यता नहीं देनी चाहिए या उसकी मान्यता को त्याग देना चाहिए, जो कानून को अप्रभावी बनाएगा, अप्रयोगी, अनुपयोगी या अर्थहीन इस टाइप की जो है उसको बनाता है या उसको शून्य घोषित कर देता है। और उस अर्थान्वयन को अपनाना चाहिए जो कानून को सशक्त रूप से प्रभावी बनाता है, उसको वैध बनाता है, संवैधानिक और विधायी उद्देश्य से उसको अनुपूरक बनाता है। तो ऐसी व्याख्या को वहां पर स्वीकार किया जाना चाहिए। यहाँ पर बशर्ते कि स्वयं कानून की जो भाषा है वह पूरी तरह से स्पष्ट हो, प्रमाणिक होनी चाहिए। हठपूर्वक ऐसे प्रभावी अर्थान्वयन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और अमान्य से मान्य अर्थान्वयन का कारण यह उपधारणा है कि विधानमंडल अप्रभावी, अर्थहीन और व्यर्थ विधायन नहीं करता है। इसका सातवां है कि शब्दों का क्रमवार उपयुक्त वितरण का नियम। तो शब्दों का जो क्रम से या उपयुक्त किस प्रकार से वहां पर यूज किया जाएगा, तो इस नियम का अर्थ क्या है कि कानून के किसी वाक्य के आरंभ में उल्लिखित सामान्य शब्दों को उसी वाक्य में आगे वर्णित विशिष्ट बातों में क्रमवार उसको वितरित करते हुए पढ़ना चाहिए। उदाहरण दिया गया है, जैसे दो शब्द दिया गया है कि कोई खींचेगा और भरेगा, और आगे दो शब्द दिया गया है तलवार और बंदूक। तो तलवार को हमेशा भरा नहीं जाता है कहीं, बल्कि उसको म्यान में से खींचा जाता है। तो तलवार का हमेशा खींचना से संबंध हो जाएगा, और गोली जो है बंदूक में भरी जाती है, तो बंदूक के साथ हमेशा भरा जाएगा ये शब्द का जो है प्रयोग होता है। तो यही जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अगला है सम विषयी कानून। तो सम विषयी कानून से क्या तात्पर्य है? तो इसे ही स्टैट्यूट इन परिमटेरिया कहा जाता है। स्टैट्यूट इन परिमटेरिया का अर्थ यह होता है कि सामान्यतः एक अधिनियम के किसी प्रावधान का निर्वचन उसी अधिनियम के संदर्भ में आंतरिक और बाह्य सहयोगियों की सहायता से किया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप प्रमुख गंभीर संदिग्धता की स्थिति में निर्वचन सम विषयी अन्य अधिनियम की सहायता से भी किया जा सकता है। अब इस पर एक केस है आर बनाम लोक्सडेल, और इसके अनुसार परिमटेरिया से तात्पर्य एक ही विषय, वस्तु, श्रेणी, शब्दावली या व्यक्ति से संबंधित दो या अधिक विभिन्न जो अधिनियम हैं या उनके प्रावधान हैं, चाहे वे भिन्न भिन्न काल में पारित हों या निरसित हों या एक दूसरे का संदर्भ न देते हों या एक दूसरे से स्वतंत्र हों, उनका निर्वचन एक साथ इस प्रकार किया जाएगा मानो वे एक ही प्रणाली व्यवस्था के अंग हों। धार्मिक चर्च, संपत्ति का पट्टा, दिवालिया और निर्धनों से संबंधित सभी कानूनों को एक ही व्यवस्था में मान करके उन्हें परिमेटेरिया कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो निर्वचन के प्रकार हैं या निर्वचन के सिद्धांत हैं उनको हमने देखा है। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इसको जो है अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।